हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इसके बाद से ये टॉपिक जो है हमारा यूपीएससी और पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। संविधान निर्माण के समय इसे नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था। आर्टिकल 44 के अंतर्गत कहा गया था कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इसके पक्षधर थे। उनका मानना था कि इसे लागू किया जाना चाहिए। हालांकि तब इसे विभिन्न धर्मों के लोगों के द्वारा विरोध के कारण लागू नहीं करा पाए थे। अब हम ये जान लेते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। इसके अंतर्गत अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, इन्हें कॉमन लॉज बना देना ही समान सिविल संहिता कहलाएगा। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग अपने निजी मामलों में अलग अलग लॉज को मानते हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉज, मुस्लिम में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ और पर्शियन पर्सनल लॉ। हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये सभी आते हैं। अब हम जानते हैं ये कौन से निजी मामले हैं जिनमें लोग अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं। इसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार या वसीयत और गोद लेने का अधिकार शामिल है। अगर भारत में सिविल संहिता लागू होती है तो इन सभी नियमों पर एक जैसे कानून लागू होंगे। जैसे अभी आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सभी नागरिकों पर एक जैसे अपराध करने पर एक जैसा दंड लगता है, बिना उसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होता है। इसी प्रकार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते हैं तो सभी के ऊपर एक जैसा कानून लागू होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विवाह की। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत एक मुस्लिम व्यक्ति को 4 विवाह करने तक की अनुमति प्राप्त होती है। हालांकि इसके कुछ नियम होते हैं। यदि पहली वाइफ की डेथ हो चुकी हो, यदि उससे तलाक हो चुका हो, उससे बच्चे नहीं हो रहे हों, या फिर वो लिखित में कंसेंट दे कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि शादी के जो तौर तरीके हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। जहाँ पर अगर 7 फेरे हो रहे हैं या निकाह हो रहा है तो उन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना है। ये जो परिवर्तन है सिर्फ कानून पर होगा। अगर सिविल संहिता लागू होती है तो एक व्यक्ति सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो जो हमारे शिक्षित राज्य हैं वहाँ पर बहुविवाह बहुत कम होता है। जैसे केरल की हम बात ले लें तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा भी एक ऐसा माध्यम है जो इन सबको कम करने में सहायक है। इसमें एक और समस्या जो आती है वो ये है, संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह के अंतर्गत यहाँ पर एक मुस्लिम पुरुष तो 4 विवाह कर सकता है, परंतु एक महिला को बहुविवाह करने की इजाज़त प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आती है। दूसरा हमारा जो निजी कानून है वो है तलाक। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत 3 तलाक की अनुमति प्राप्त थी। हालांकि इसे सरकार द्वारा अब गैर कानूनी करार दे दिया गया है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। अगली बात आती है गोद लेने की। गोद लेने के अंतर्गत पहले मुस्लिम परिवार को गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वहाँ पैटर्निटी फॉलो होती थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न धर्मों के लोगों को भी गोद लेने की अनुमति प्रदान की है। अगला व्यक्तिगत मामला आता है वसीयत या उत्तराधिकार। मुस्लिम धर्म में अगर कोई बच्चा है और उसके पिता हैं, दादा हैं, और अगर पिताजी की डेथ हो जाती है तो उस बच्चे को अपने दादाजी की संपत्ति पर कोई हक नहीं मिलेगा। ये दादाजी की इच्छा पर निर्भर है कि वो बच्चे को अपनी संपत्ति देते हैं या नहीं देते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो बच्चा चाहे माँ के पेट में भी क्यों ना हो, उसे अपने दादा की संपत्ति में हक मिलेगा। अब हम अगला देखते हैं भरण पोषण। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग एक 90 डेज़ का पीरियड होता है, 3 महीने का, जिसे इद्दत पीरियड कहते हैं। इसके अंतर्गत तो जो अगर वाइफ वर्किंग नहीं है तो हस्बैंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसे खर्चा देता है, पर उसके बाद उसे खर्चा मिलने का, कोई मेंटेनेंस प्राप्त करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो वो भरण पोषण के लिए यहाँ आवेदन कर सकती है। हालांकि 3 तलाक जब खत्म किया गया था तो भरण पोषण की भी व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं इस मुद्दे से जुड़ी कुछ और जानकारियों के बारे में। ये जानकारियाँ आपके एग्जाम में भी काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कह रहा है। इससे पहले भी 1985 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया था अहमद बनाम शाहबानो का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में रहने वाली सभी संप्रदायों की महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार एक जैसा होना चाहिए। 1995 में भी न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के एक मुकदमे में ये स्पष्ट कर दिया था कि धर्म और व्यक्तिगत कानूनों के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है। इसी प्रकार बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे MC चाकला।
उन्होंने अपनी बुक प्ली फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिखा है कि अनुच्छेद 44 भारत में रहने वाले सभी समुदायों और नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। अतः इसे जो लोग नहीं मानते हैं वो उस संविधान का अनादर करते हैं जो पूरे देश के लिए बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश जस्टिस M.U. बेग ने अपनी बुक इम्पैक्ट ऑफ सेकुलरिज्म ऑन लाइफ में लिखा है कि विवाह और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत नियम कभी धार्मिक विषय नहीं हो सकते। कोई कैसे ये तर्क कर सकता है कि उत्तराधिकार का नियम हिंदुओं या सिखों के लिए तो उचित होगा किंतु दूसरे संप्रदाय के लिए अनुचित होगा। तो साथियों, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं हमारे कोर्ट में कई बार आ चुके हैं और कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणियां भी की जा चुकी हैं। तो हमारे आज की वीडियो से शायद आप समझ गए होंगे कि समान सिविल संहिता क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।